गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 9 जुलाई 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर हमारे जो आर्टिकल हम आज पढ़ेंगे वो यूपीएससी के सिलेबस के साथ में रेलिवेंस रखते होंगे। हम उनको देखेंगे कि करंट अफेयर के नज़रिए से वो क्यों इम्पोर्टेंट है। साथ ही में जो एक्स्ट्रा जो न्यूज़पेपर में नहीं होता है वो मैं आपका स्टैटिक का भी आपको पोर्शन बताते हुए चलूँगी, सो दैट आपका रिविजन हो सके और जिन चीज़ों से हमें कनेक्शन करना होता है न्यूज़ का वो भी आप कर पाएँ, ताकि मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए आप अच्छे से रेडी रहें। फिलहाल आपके सामने है प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि मैं डेली जो न्यूज़ आपको पढ़ाती हूँ, जैसे आज मैं आप जो भी न्यूज़ पढ़ाऊंगी उसका सवाल जो होगा वो कल पूछा जाएगा। तो ऐसे ही, क्योंकि मैं आप लोगों को यूनाइटेड किंगडम के अंदर इलेक्शन चल रहे थे, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, वहाँ की मैपिंग, ये सब मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ पिछले 2-3 दिन की वीडियोज़ के अंदर में। अब आपकी बारी है इसके ऊपर टेस्ट देने की। तो आपको जो स्टेटमेंट है वो नॉट करेक्ट पूछी गई है, यानी कि आंसर जो देना है वो आपको गलत बताना है। ठीक जो है यहाँ पर वो स्टेटमेंट नहीं बतानी है। फिलहाल के लिए यहाँ पर डिफरेंस पूछा जा रहा है कि इंडिया का और जो यूके का यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है एज अ प्रोसेस या इंस्टीट्यूशन की जब बात करते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो कौन से इसमें से गलत है वो बताइएगा। पहली स्टेटमेंट पूछती है कि इंडिया के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो इंडिया के अंदर लोकसभा से भी हो सकता है और वो राज्यसभा से भी हो सकता है, लेकिन यूके के अंदर वो केवल और केवल कहाँ से होगा, हाउस ऑफ कॉमन से होगा। हाउस ऑफ कॉमन क्या होता है, उनका लोकसभा। हमारे यहाँ पर हिंदी नेम है, उनके अलग नेम है। और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है वहाँ से उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो नहीं चुना जा सकता। ये स्टेटमेंट कहती है, बताइए ठीक है या गलत है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि जो मेंबर ऑफ अपर हाउस होते हैं यूके के अंदर, वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन के अंदर यहाँ पर जब वो मेंबर ऑफ अपर हाउस हैं तो वोट नहीं कर सकते। यानी कि जब उनके हाउस ऑफ कॉमन की हम देखेंगे कि वोटिंग होती है, इलेक्शन होते हैं, तो उनमें वो लोग वोट नहीं कर सकते हैं। क्या इंडिया में भी ऐसा होता है कि इंडिया के लोकसभा के इलेक्शंस की वोटिंग चल रही है, जो कि अभी 2024 में ही हमने देखा कि हर 5 साल के अंदर हमारे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, जबकि जो हमारी राज्यसभा होती है वो क्योंकि कंटिन्यूइंग चैम्बर है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो रद्द नहीं होती है, हमेशा चलती रहती है। और हर दूसरे साल के अंदर 1/3 जो लोग होते हैं राज्यसभा से वो रिटायर हो जाते हैं और उनके जगह पर जो दूसरे लोग होते हैं वो नियुक्त होकर या सिलेक्ट होकर यहाँ पर आते हैं। तो उस राज्यसभा के अंदर क्या नहीं होता है कि वो लोग वोट कर सकते हैं लोकसभा के प्रतिनिधित्व के लिए। अब इसको इजी बना देती हूँ, हो सकता है कि आप लोग इस स्टेटमेंट में थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। सोचकर देखिए कि एक राज्यसभा के मेंबर हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा से हैं और वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अमेठी को ही ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब मैं आंसर समझाऊंगी तो आप समझेंगे कि मैं इसको क्यों बता रही हूँ। तो अमेठी एक यूपी के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ से कोई एक मेंबर ऑफ राज्यसभा है जो जीतकर चला गया। अब उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा के लिए भी कौन खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक मेंबर खड़ा हुआ है। तो क्या क्योंकि वो वहीं से है तो क्या वो उनके लिए वोट करेंगे इस इलेक्शन के अंदर या वोट नहीं करेंगे। यूके में ऐसा नहीं किया जाता है, कि इंडिया में भी ऐसा नहीं होता है। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए, कोई बहुत मुश्किल सवाल है नहीं। आंसर जो होगा वो होगा इसका आंसर डी। क्यों? क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो एक्चुअली में ठीक है। कैसे ठीक हो जाती है चलिए समझते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इंडिया के अंदर राज्यसभा से भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। कैसे पता है हमें? क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल है। हम देखते हैं सबसे पहले इंदिरा गांधी जो थी वो एक्चुअली में राज्यसभा से यहाँ पर क्या बनी थी, प्राइम मिनिस्टर बनी थी। उसके बाद और भी हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे कि देवगौड़ा जी जो थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे राज्यसभा से बने थे। फिर यहाँ पर गुजराल जी जो बने थे वो भी यहाँ पर राज्यसभा से। और इवन जो सबसे रिसेंट हमारे यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो कौन बने थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये सब क्योंकि राज्यसभा के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर थे एक्चुअली के अंदर, वहाँ से ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। इन्होंने अपना जो इलेक्शन था वो भी एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हुए लड़ा था प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो ये बिल्कुल हो सकता है। दूसरी स्टेटमेंट, अब आप लोग सोचिए, इतनी इंपॉर्टेंट बात है तो क्या कहीं पे भी आप लोगों को पढ़ाई नहीं जाती, किसी भी बुक में नहीं होती? क्योंकि इंडिया के अंदर कोई भी हो, उनकी क्या मानी गई है कि 18 ईयर्स यहाँ पर क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए वोटिंग के समय पर, और वो वोट कर सकते हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो, कहीं पे भी हो। वोटिंग का अधिकार यूनिवर्सली अडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो इंडिया में दिया गया, यूनिवर्सल है, सबके लिए है, किसी पे कोई रोकथाम नहीं है। अडल्ट यानी कि आपको 18+ होना चाहिए और फ्रेंचाइज यानी कि वोटिंग का अधिकार, तो ये हमें दिया गया है। तो इसी वजह से जो स्टेटमेंट 2 है वो भी ठीक हो जाती है। ये बात भी बिल्कुल सच है कि यूके के अंदर जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है उसमें जो अपर हाउस के मेंबर होते हैं वो वोट नहीं करते हैं।
आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये पीपीटी, पीडीएफ या जो न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं उसके डेली के हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं, जो कि मैं खुद अपनी हैंड रिटन राइटिंग के साथ में लिख के आप लोगों को देती हूँ। तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली आपको जो ये नोट्स है वो कंपाइल्ड फॉर्म में भी मिल जाएंगे, पीडीएफ के फॉर्म में। तो उसके लिए आप या तो कमेंट बॉक्स के अंदर जो डायरेक्ट लिंक दिया गया है वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर ये मेरा यहाँ पर हैंडल है टेलीग्राम का। खैर आगे बढ़ते हैं और आज की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हम देखेंगे जीएस पेपर 3 के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाती है। जीएस पेपर 3 में भी हम डिजीज़ का भी यहाँ पर एक ऑप्शन है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होता है। दूसरा हेल्थ के अंडर में, इकोनॉमी के अंदर भी आप लोगों का ये पोर्शन आता है। तो फिलहाल हम इन दोनों को हटाकर देखेंगे कि सबसे पहले न्यूज़ क्या कहती है और उसके बारे में हमें क्या क्या पता चला है। न्यूज़ जो है वो कह रही है कि हाउ टू मैनेज ब्रेन ईटिंग अमीबा केसेस। इंडिया के अंदर क्या हो रहा है कि ये जो ब्रेन ईटिंग है यानी दिमाग को खाने वाला अमीबा क्या होता है? अमीबा जो होता है एक्चुअली में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे आप लोग क्या हो, आप लोग एक्चुअली में, हम लोग क्या है, हमारे अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, हम लोग मल्टी सेलुलर हैं। हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनकर बनी है। लेकिन जब एक यूनिसेलुलर होगा, यूनिसेलुलर क्या होगा, प्लांट्स हो या कोई भी हो जिन्हें हम देखते हैं, कोई एनिमल घूम रहा है, कोई भी, वो सब मल्टी सेलुलर, इसलिए हमें बहुत बड़े भी दिखाई देते हैं। उनकी बॉडी के ऊपर हमें स्किन दिखाई देती है, उनके सेल को हम समझते हैं, उनके डीएनए, आरएनए, सब चीज़ों को समझते हैं। लेकिन जैसे ये बात आती है अमीबा के ऊपर, तो हम देखते हैं कि एक ही सेल है। यानी अगर मैं आपकी बॉडी से आपके ब्लड को बाहर निकालूं और उसमें से केवल एक सेल को बाहर निकाल दूं, तो तब वो क्या रह जाएगा? अमीबा तो नहीं होगा, क्योंकि अमीबा जो होते हैं वो अपनी शेप वगैरह बदल पाते हैं। तो यूनिसेलुलर खुद में एक ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया की फॉर्म में आप इसको रख सकते हैं कि हाँ ये बैक्टीरिया की तरह हम इसको देख सकते हैं। बहुत रेयर ये कंडीशन होती है। देखिए अमीबा तो बहुत सारे होंगे, लेकिन उनमें से एक अमीबा ऐसा है जो दिमाग खाता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स तो बहुत सारे हैं, हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन हम में से कोई ऐसा ह्यूमन्स हो जो वेजिटेरियन है, हम में से कोई ऐसा ह्यूमन्स है जो क्या करता है, नॉनवेज भी खाता है, हम में से कोई ऐसा है जो वीगन है, जो दूध तक नहीं पीते। तो ये सारे के सारे अलग तरीके की वैरायटी है। ऐसे ही अमीबा अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम ही अमीबा होगा, एक ही अमीबा है। डिफरेंट टाइप ऑफ अमीबास, उनमें से एक टाइप का अमीबा है जो क्या करता है, इंसान के दिमाग को खाता है। ये बात बिल्कुल सच है। अब इसमें क्या हुआ है कि इंडिया के अंदर यहाँ पर लगभग 4 केसेस ऐसे आ चुके हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, जिनमें से 3 की डेथ हो चुकी है। एक्चुअली के अंदर काफ़ी फेटल ये केस आ रहा है फिलहाल केरला के अंदर, अलग अलग जगह में आया है। 2 महीने के अंदर ही यहाँ पर 4 केसेज है जो रिपोर्ट हो चुके हैं। अभी जो सबसे रिसेंट था वो था एक 14 ईयर ओल्ड बॉय का, जो कि तिकोडी कोझिकोड के अंदर हुआ था, जो कि केरला में है। अब ये जो बीमारी है इसको बोला जाता है प्राइमरी एमोबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस। अब ये क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है हर स्पीशी का, हर बीमारी का। तो आप लोगों को क्या इसका साइंटिफिक नेम पूरे अच्छे से नाम याद रखना है? नहीं, आप इसको पैम की तरह भी याद रख सकते हैं। तो पी से प्राइमरी और ए से एमोबिक होता है, और मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस जो बनता है वो बनता है यहाँ पर एम से। अब हम जरा इसको समझते हैं कि ये जो फर्टिलिटीज़ हुई हैं एक्चुअली में ये कैसे होती है, इतनी जान कैसे जाती है, ये कहाँ पर पाया जाता है, हम कैसे खुद को बचा सकें। तो अभी तक 3 डेथ हो चुकी हैं ऑलरेडी, और काफ़ी छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी ये डेथ हुई है। जैसे एक मृदुल नाम का बच्चा था जो कि कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट से ही था, वो 12 साल का था। हम देखते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में जो एक वीके दक्षिणा थी वो 13 साल का बच्चा था। और ये सब है जो एक्चुअली के अंदर जून के महीने में इनकी डेथ हुई है। तो ये पैम जो इतना बड़ा खतरनाक हमें वायरस दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली में ऑकर कहाँ से होता है, कहाँ से आता है? सबसे पहली बात तो ये कहाँ पर मिलता है। प्राइमरी हम देखेंगे कि ये जो होता है ये एक अमीबा जो है वो, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो होगा निगेलिया फॉलोरेरी। तो निगेलिया फॉलोरेरी जो है वो एक्चुअली के अंदर यहाँ पर इस एमीबा का नाम है, और वो पाया जाता है जो थोड़ा बहुत गर्म पानी होता है। गर्म भी नहीं, हम वार्म फ्रेश वाटर लेक्स जिनको बोलेंगे, कि बिल्कुल कोल्ड नहीं है, बिल्कुल हॉट भी नहीं है, बट वार्मिश है। तो वार्म्स जो फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं, पॉन्ड्स होती हैं, रिवर्स होती है, इन सब के अंदर ये पाया जाता है। इसके अलावा जो पुअरली मेंटेन्ड स्विमिंग पूल पाए जाते हैं कभी कभी रेयर केसेस में, वहाँ पर भी ये मिल जाता है। अब ये जो इन्फेक्शन है इसी को ब्रेन ईटिंग एमीबा भी बोला जाता है,
और ये 97% जो पेशेंट्स होते हैं वो इसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो अगर 100 लोगों को ये चला जाएगा उनकी बॉडी के अंदर, तो उनमें से 97 पेशेंट्स की डेथ जो है वो होनी ही होनी है। ये इसका परसेंटेज चांसेस है। अब इसका सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि इसमें हेडेक बहुत होता है लोगों को पहले दिन के ऊपर, फिर फीवर आ जाता है, फिर उनको चक्कर आती है, वोमिटिंग वगैरह होती है। ये अर्ली सिम्टम्स है। ये स्पीड, क्योंकि बहुत ही स्पीडली जो है ये डिजीज़ प्रोग्रेस करती है। हम देखते हैं 2-3 दिन के अंदर अंदर नेक में कन्फ्यूजन वगैरह होना, नेक स्टिफ हो जाना, अटेंशन कम दे पाना लोगों को, बैलेंस लॉस हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स भी हमें दिखाई देते हैं। और उसके बाद तीसरे चौथे दिन हेलुसिनेशंस होने शुरू हो जाते हैं कि जो चीज़ सच में नहीं है वो भी आपको दिखाई दे रही है। लास्ट में 5वां दिन पहुंचते पहुंचते एक जो ह्यूमन है वो कोमा के अंदर चला जाता है या फिर उनकी डेथ हो जाती है। अब बात यह है कि लगभग जब 18 दिन होते हैं इस बैक्टीरिया को आपकी बॉडी के अंदर एंटर किए हुए, तो 18 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर जो डेथ होती है वो ऑलरेडी हो चुकी होती है। ऐसे तो 5th डे तक ही हो जाती है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर कोमा में ही कुछ दिन के लिए जो है पेशेंट वो जिंदा रह जाए। अदरवाइज़ ये जो है इसका रेट है पूरा का पूरा। अब ये होता कैसे है, पानी में पाया जाता है। तो यूजुअली ये जो अमीबा है, क्योंकि बहुत छोटा है, आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब एक ही सेल है, तो आप एक सेल को देख कैसे सकते हो, आप जो नेक्ड आई है उनसे तो देख ही नहीं सकते इसको। और क्योंकि ये इसकी बॉडी का भी ऐसा कोई कलर नहीं है, ये अमीबा अपनी शेप बदल लेता है, तो वाटर के थ्रू बहुत ईजिली ये आपके नाक में या कान में चला जाता है, और फिर नाक से या फिर कान से ही ये आपके ब्रेन तक जो है पहुंच पाता है। नोज से अभी तक पूरा साबित हो चुका है कि नोज के थ्रू ये चला जाता है, होल कर देता है एक नोज में, और हमारे ब्रेन के अंदर एक बहुत छोटा सा हम देखते हैं कि बैरियर होता है, उससे अंदर ये चला जाता है। ईयर से भी जो डॉक्टर्स हैं वो बोल रहे हैं कि कानों से भी इसकी एंट्री जो है वो हो सकती है। तब ध्यान क्या रखा जाए, इसका सिम्टम्स हमने समझ लिया है। डायग्नोसिस जो है वो इसका काफ़ी करना मुश्किल है, लेकिन एक PCR टेस्ट होता है जिससे यहाँ पर पता चल जाता है कि ठीक है ये आपकी बॉडी में पाया गया है। अब रिड्यूस कैसे करें रिस्क यही करना चाहिए। एक तो देखिए, आप कभी भी जब भी किसी स्विमिंग पूल वगैरह में जाते हैं या फिर कहीं पे ऐसे लेक्स वगैरह में बाहर ऐसे ही नहाते हैं जाकर, तो आपको क्या करना चाहिए कि इन्फेक्शन आपको ना हो, इसी वजह से आपको एक तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, वार्म वाटर में जब भी आप जा रहे हैं तो आपको हमेशा अपना जो सर है वो पानी से ऊपर रखना चाहिए। दूसरी बात है कि आपको शैलो जो वाटर होता है, कोई खड़ा हुआ ज़्यादा गहरा पानी नहीं है, तो उसके अंदर भी क्योंकि ये पाया जाता है, तो उसमें भी आपको बहुत ऐसे डाउन नीचे तक नहीं जाना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि जैसे ही आप किसी स्विमिंग पूल वगैरह से बाहर आते हैं, तो आपको या तो डिस्टिल्ड या फिर जो बॉइल्ड वाटर होता है उसके थ्रू अपने जो नेजल पैसेजेस होते हैं नाकों के अंदर उसको क्लियर करना चाहिए। और फोर्थ, आप कुछ नोज क्लिप वगैरह जो होते हैं या फिर ऐसे ही जो अपनी नाक को हाथ से भी होल्ड कर सकते हैं, और तब आप किसी जो फ्रेश वाटर होता है, जो मीठा पानी होता है, जो कि यूजुअली हमें मिलता ही है राइट, जो नहरें वगैरह होती हैं, तो उनके अंदर आप तभी जाइए, ऐसे मत जाइए कभी भी। अब आगे से ध्यान रखिए क्योंकि काफ़ी खतरनाक जो है ये है, ऐसे ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है GS पेपर 2 के अंदर, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस में है। आज मैं बहुत डिटेल में इस आर्टिकल के नहीं जाऊंगी, रीज़न फॉर दैट क्योंकि परसों ही मैंने आप लोगों को ईरान, इंडिया, इन सब रिश्तों के बारे में समझाया है, रशिया के बारे में हमने डिस्कस किया था। अभी जस्ट हम जो न्यूज़ हमने शुरू की थी 2-3 दिन पहले उसको देख लेते हैं। ईरान के अंदर प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है वो होने वाले थे। बहुत ईजिली हम देखते हैं कि ईरान का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसके अंदर एक प्रेसिडेंट होता है, उसके ऊपर भी अगर हम देखेंगे तो एक सुप्रीम लीडर होता है। सुप्रीम लीडर जो होते हैं ये सिया जो होते हैं वही बन पाते हैं, यानी कि रिलीजियस थियोक्रेसी भी हम देख पाएंगे और थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी भी हम यहाँ पर देख पाएंगे। 1996 के अंदर जो ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो ईरान के अंदर शुरू हुआ था, और फिलहाल क्योंकि ईरान के जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद रईसी, उनकी पिछले महीने ही डेथ हो गई थी, तो इसी वजह से 3 साल पहले यहाँ पर ईरान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उनको यहाँ पर इलेक्शंस के लिए जाना पड़ा। फिलहाल अभी जो इलेक्शन है वो हो चुका है, और हम देखते हैं कि जो पहले हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं वो अब यहाँ के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। उनका नाम है मसूद पेज़ेश्कियान। हो सकता है कि मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ, ईरानियन में इनको कुछ और बोला जाता हो, लेकिन इंग्लिश से जो इनकी प्रोनाउंसिएशन है वो यही निकल कर आ रही है। मसूद इनका नाम है, पेज़ेश्कियान इनका सरनेम है। ये 69 ईयर ओल्ड एक हार्ट सर्जन है। जी बिल्कुल आपने सही सुना कि ये डॉक्टर रह चुकी हैं और सर्जन रह चुकी हैं। 69 ईयर इनकी एज है। ये हेल्थ मिनिस्टर
मिनिस्ट्री के अंदर इनका एक्सपीरियंस है, ये लड़ रहे थे और ये फिलहाल ईरान के अंदर जो इलेक्शन है उसको जीत चुके हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है व्हाई डज कर्नाटका बिल प्रॉमिस गिग वर्कर्स। तो क्या क्या कर्नाटका के अंदर क्या बिल आया है उनकी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, उन्होंने क्या क्या प्रोमिस किए हैं गिग वर्कर्स के लिए। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में। जीएस पेपर 3 के अंदर भी हम जो एक वर्क होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, उस नज़रिए से इसको देखेंगे। फिर जीएस पेपर 2 में कैसे स्टेट लेजिस्लेचर जो होती है वो कैसे बिल को यहाँ पर पास करती है, उस लिहाज से भी हम इसको जरा सा देख लेंगे। ठीक है, तो दोनों हिसाब से चलिए शुरुआत करते हैं। 29 जून को कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक ड्राफ्ट पब्लिश किया है, जो कि है कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल। अब एक जो बिल होता है उसको एक्ट बनने के लिए क्या चाहिए होता है, अब ये चाहे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर हो, ये पूरा का पूरा प्रोसेस सेम होगा। ठीक है, यहाँ पर बस किरदार थोड़े से बदल जाते हैं। जैसे कि सेंटर में प्रेसिडेंट के साइन चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर लास्ट जो सिग्नेचर चाहिए वो गवर्नर के चाहिए, दैट्स इट। हम देखते हैं कि कोई भी बिल जो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है वो एक्चुअली में या तो मिनिस्टर्स करेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है, या फिर यहाँ पर प्राइवेट मेंबर भी कर सकते हैं। जो मिनिस्टर्स की तरफ से किया जाएगा उसको पब्लिक बिल बोला जाएगा, और जो यहाँ पर प्राइवेट मेंबर करेंगे यानी कि जो गवर्नमेंट में नहीं है लेकिन मेंबर है स्टेट लेजिस्लेचर के, वो भी इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। अब दोनों हाउस में बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा के अंदर भी राज्यसभा के अंदर भी। इसी तरह कोई जो स्टेट है, जैसे कि हमारी 8 ऐसी स्टेट्स हैं जिनके अंदर हम लेजिस्लेचर को भी देख पाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली को भी देख पाते हैं और काउंसिल को भी देख पाते हैं स्टेट में, तो वहाँ पर किसी में भी इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सिवाय मनी बिल के और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है उनके। ठीक है, ये दो बिल को आप केवल और केवल जो या तो लेजिस्लेटिव असेंबली इंट्रोड्यूस करेगी, वैसे वो कर ही नहीं सकती है, मनी बिल वहाँ पर भी होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो आर्टिकल 368 के अंदर आता है उसको तो वो इंट्रोड्यूस कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर होता है सेंटर के अंदर तो उसको किया जाएगा लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये बिल जब इंट्रोड्यूस हो जाता है तो इसको सबसे पहले तो इसके ऊपर वोटिंग करवाई जाती है। डिपेंड करेगा, ऑर्डिनरी बिल है तो सिंपल वोटिंग होगी, कोई अदर फाइनेंशियल या मनी बिल है तो स्पेशल मेजोरिटी के साथ भी ये हो सकता है। इसके बाद में ये सेकंड हाउस के पास जाता है, फिर सेकंड हाउस से ये पास होगा, वहाँ से फिर से वोटिंग होगी, और लास्ट में जब गवर्नर इसको क्या करेंगे, साइन कर देंगे, तब ये एक्ट बन जाएगा। और अब जो इसके अंदर लिखा गया था वो या तो उस स्टेट के अंदर, अगर स्टेट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, या फिर सेंटर के अंदर किया गया तो देश भर के अंदर वो चीज़ लागू हो जाएगी। ये होता है किसी भी बिल का किसी को एक्ट में बनने का पूरा प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि एक एक्ट लेकर आई है कर्नाटका गवर्नमेंट जो कि गिग वर्कर्स के बारे में। तो गिग वर्कर्स क्या है? गिग वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं, अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो नीति आयोग की तरफ से यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई थी। वैसे तो इकोनॉमी में भी हम बहुत सारी डेफिनेशंस को इस लिहाज से देखते ही हैं, लेकिन नीति आयोग के हिसाब से हम समझते हैं तो गिग वर्कर एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा इंसान है जो किसी काम को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर एंगेजमेंट करता है और उसको एक रेट दिया जाता है। ठीक है, ये परमानेंट वर्कर नहीं हो सकते। हो सकता है कि एक जो गिग वर्कर है वो बेसिकली सिर्फ आपने एक महीने के लिए ही लगाया। तो प्राइवेट जो वर्कर होते हैं जो किसी कंपनी में काम करते हैं उनके कुछ अधिकार हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं गवर्नमेंट वर्कर्स को, उनके तो ऑब्वियसली और भी ज़्यादा यहाँ पर राइट्स होते हैं। अब गिग वर्कर्स वो आ जाते हैं जिनको एक रेट दिया गया कि इस रेट पे आपको ये काम करना है और इस रेट पे आप ये काम कर दीजिए। अब ना इन्होंने आपने इनको परमानेंट अपने पास रखा दिया है तो इनके कुछ अधिकार वैसे ही कम हो जाते हैं। इनको आप बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर लगा रहे हो। वो हो सकता है कि आपने 1 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हो सकता है तो सिर्फ 2 दिन का किया हो या 1 हफ्ते का किया हो। तो ये किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना जो काम है वो करवाते ही होता है गिग वर्कर्स। अब नीति आयोग की ही रिपोर्ट की माने तो इंडिया के अंदर 23.5 मिलियन गिग वर्कर्स हैं, जो कि लगभग 2029-30 तक इनकी जनसंख्या और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। काफ़ी बड़ी ये मात्रा का नंबर मैं दे रही हूँ। आज भी लगभग 2 लाख ऐसे गिग वर्कर्स हैं जो स्विगी, जोमेटो, ऊबर, ओला, अर्बन कंपनी या फिर पोर्टर, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु में पाए जाते हैं। तो ये कौन होते हैं? डिलीवरी मैन हो गए जैसे, ये सब गिग वर्कर्स हैं। इनके कोई परमानेंट जॉब उस प्लेटफॉर्म के साथ में नहीं है। फिर हम देखते हैं कि अभी इतना क्या फ़र्क पड़ रहा है कि इनके लिए एक बिल लेके आना पड़ा। सबसे बड़ी तो बात यही है कि इनके अधिकारों के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं, आप जब चाहे इनको बाहर निकाल सकते हो। तो ये सब सोचते हुए, क्योंकि ये एक तो इकोनॉमी का काफ़ी बड़ा भाग बन चुके हैं, लेबर मार्केट को बड़े बड़े तरीके से इम्पेक्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिश्ता होता था वो अब इस गिग वर्कर्स के अंदर में नहीं दिखाई देता है, बल्कि इनको एज अ पार्टनर की तरह दिखाया जाता है।
इनको एज अ एम्प्लॉय जो है वो टर्मिनोलॉजी भी नहीं दी गई, इनका नाम भी नहीं दिया गया। और इसी वजह से जो इनके ऊपर कुछ इनको प्रोटेक्शन मिलती कानून से, जो कि लेबर प्रोटेक्शन लॉज थे, उनमें ये सिक्योरिटी से बाहर निकल जाते हैं। अब यही बात है कि कर्नाटका जब ये बिल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो पहली स्टेट ऐसी है नहीं, ये सेकंड स्टेट है। इससे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान जो है वो ऐसा एक्ट ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुका है, ला चुका है, बल्कि इसको लागू भी कर चुका है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे कि जो मनी इंजॉइंग ऑटोनॉमी है और जो फ्लेक्सिबिलिटी है इतने सालों तक यहाँ पर जो इन प्लेटफॉर्म्स को मिली हुई है, उसके कारण अब जो रेगुलेटरी लॉज की एब्सेंस थी वो यहाँ पर प्रेजेंस बन जाएगी। और जो उनको इतनी ज़्यादा फॉर एग्जांपल ऑटोनॉमी मिली हुई थी किसी भी प्लेटफॉर्म को, किसी भी वर्कर को लगाने के लिए, उनको हटाने के लिए, उनको कितनी पेमेंट देनी है, ये सारी चीज़ें अब क्या हो जाएंगी, रेगुलेट हो जाएंगी। यही कर्नाटका बिल हाईलाइट करता है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कर्नाटका के इस बिल में, जैसे कि इसमें एक तो राइट बेस्ड बिल इसका नाम रखा गया है, जिसका मतलब ही ये है कि जो प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स हैं उनको उनके अधिकारों के अंदर प्रोटेक्ट किया जाए। एग्रीगेटर्स जो होते हैं सोशल सिक्योरिटी की ऑब्लिगेशन उनके ऊपर लगाई जाए। हेल्थ और सेफ्टी जो वर्कर्स की है उसका भी थोड़ा ध्यान हो। ऐसा ना हो कि आपको 10 मिनट में कोई चीज़ पहुंचानी है तो पहुंचानी ही पड़ेगी, फिर चाहे आप फास्ट चलाओ बाइक वगैरह को, तो ऐसा ना हो, राइट। तो उनकी हेल्थ के ऊपर, उनकी सेफ्टी के ऊपर कंपनी के द्वारा क्या क्या यहाँ पर काम लेने चाहिए, क्या क्या काम करने चाहिए, वो सारे के सारे हम इसके अंदर देखेंगे। अब ये जो नया ड्राफ्ट है इसका एम यही है कि ये जो अनफेयर डिसमिशल हो जाता है कि आपके पास कुछ है ही नहीं, आपको कल तक आपके पास एक जॉब थी, आप एक काम कर रहे थे और सडनली आपके पास आज कोई काम नहीं है, तो वो अनफेयर डिसमिशल को भी यहाँ पर सेफगार्ड करना है। एक तो इसके अंदर 2 लेवल ग्रीवेंस एड्रेशन मैकेनिज्म बनाया गया है कि सिर्फ एक ही आदमी आपको बाहर नहीं निकाल सकता, आपको एटलीस्ट 2 लेवल के ऊपर होगा कि आपने कोई शिकायत लगाई, अब उसको 2 लेवल के ऊपर जो है यहाँ पर देखा जाएगा। तो ये एक अच्छी काम की गई है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लेके आई गई है कि ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग इनके ऊपर कैसे होती है, या जब इनको निकाला जाता है तो वो किस हिसाब से डिसीजन मेकिंग सिस्टम हो रहा है, वो सब के ऊपर कानून बनाए गए हैं। दूसरी बात यही है कि आप किसी भी यहाँ पर वर्कर को टर्मिनेट नहीं कर सकते एक दिन के अंदर, एटलीस्ट आपको कम से कम कुछ तो उनको राइटिंग में कारण लिख के देना पड़ेगा कि आप उनको बाहर निकाल रहे हो तो क्यों निकाल रहे हो। दूसरा, आपको उनको 14 दिनों का यहाँ पर प्रायर नोटिस देना पड़ेगा कि कम से कम उनके पास में ऐसा हो कि 14 डेज के बाद उनकी जॉब जाएगी तो तब तक वो दूसरी जॉब अगर कुछ देखना चाह रहे हैं तो वो भी उनको मिल सके। सो ऐसे कुछ हम जो है वो यहाँ पर देख पाते हैं। अब अच्छी बात ये देखने की बात होगी कि ये बिल जो है वो पास होगा या नहीं होगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं जो कि है फ्रॉम द मून फार साइड। देखिए चैंग 6, अब चैंग 6 मैं ऑलरेडी आप लोगों को 5-6 दिन पहले समझा चुकी हूँ क्या है चैंग 6। तो चैंग 6 का नाम सुनते ही आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद आ गया होगा कि हमने परसों भी इसके बारे में देखा था। तो ये है चाइना का मून के ऊपर भेजे जाना मिशन। अब ये जो मून के ऊपर भेजे जाने वाला मिशन था ये जा रहा था मून की फार साइड में। क्यों जा रहा था? क्योंकि हमें हमेशा मून जो है वो केवल और केवल उसकी एक ही साइड दिखाई देती है। आप कहेंगे मैम नहीं, हमें तो मून जो है वो पूरा का पूरा गोल भी दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक बात है, हमें मून जो यहाँ पर पूर्णिमा होती है उस दिन पूरा दिखाई देता है। लेकिन अब आप एक बात बताइए, आपने एक बॉल को यहाँ पर रख लिया फॉर एग्जांपल, आप बॉल की इस साइड को ही तो देख पा रहे हो ना, गोल को भी पीछे वाली साइड क्या आपको दिखाई दे रही है जब आपने बॉल को अपने फेस के सामने पकड़ा हुआ है? नहीं देख पा रहे हो, राइट। ऐसे ही क्या होता है कि हमारा जो मून है अर्थ के साथ में, हम केवल उसकी एक ही साइड को देख पाते हैं। रीज़न फॉर दैट कई बार बता चुकी हूँ, आज फिर से देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉब्लम्स में पूछा जा चुका है। तो ऐसे फैक्ट के लिए आप लोगों को स्टैटिक के लिए तैयार रहना चाहिए। कारण यही है कि देखिए हमारी जो अर्थ होती है वो एक तो अपने एक्सिस पे घूमती है, राइट। हम देखते हैं कि वो क्या करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, ठीक है। ऐसे हमारी अर्थ घूमती है, पहले ऐसे जाएगी फिर इधर की तरफ आएगी। फिर ये हमारा जो सन होता है सोलर सिस्टम के अंदर, उसके चारों तरफ भी घूमती है, उसमें भी ये वेस्ट से ईस्ट घूमती रहती है। अब जो ये डिफरेंस होता है, हमारी जो अर्थ खुद के एक्सिस पे घूम रही है वो अलग टाइम पीरियड में घूमे जा रही है, और जो वो सन के एक्सिस पे घूमती है वो कितने एक्सिस पे घूमती है हम देखते हैं 365 दिन के अंदर वो कंप्लीट करती है सन के अराउंड अपना पूरा चक्कर। इस वजह से हमारे सीजन्स दिखाई देते हैं। और खुद के एक्सिस पे कितनी जल्दी घूम लेती है, खुद पे तो ये 24 घंटे के अंदर ही घूम जाती है। इससे हमारा डे बनता है, डे के अंदर वेरिएशन भी बनती है, सुबह रात है फिर दिन है। तो इस वजह से हमारी जो अर्थ होती है वो एक्चुअली में अपने सारे के सारे भागों को सन को दिखा देती है। इसी वजह से कभी हमारे यहाँ पर जब रात हो रही होती है तो हम देखते हैं कि जो दूसरी साइड का कॉर्नर ऑफ अर्थ है वहाँ पर क्या हो रहा है, डे हो रहा है।
ये समझ में आया आप लोगों को, टाइम डिफरेंस समझ में आया। अब मून की जब मैं बात करूँ तो मून का क्या होता है कि वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक बात है, और वो खुद भी घूम रहा है अपने एक्सेस पे भी। अब यहाँ पर ये है कि अर्थ का साल जो कि क्या होगा, अर्थ के चारों तरफ, मून का साल कब होगा, जब वो अर्थ के चारों तरफ एक राउंड को पूरा करेगा, वो भी 29 दिन में ही पूरा हो जाता है। और जब वो खुद पे घूम रहा है, अपना भी एक चक्कर लगा रहा है, तो वो भी 29 दिन में हो जा रहा है। तो क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ही है कि वो इतना ही घूम पाता है, तो इसी वजह से क्या होता है कि जैसे ही वो अपना सर्कल पूरा करके आता है, वैसे ही हम देखते हैं यहाँ पर अर्थ के ऊपर क्या हो गया है कि एक ही साइड उसकी हमें दिखाई दे रही है पूरे टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि साइड तो तभी चेंज करेगा ना जब उसका एक सर्कल चेंज होगा, राइट। एक सर्कल कंप्लीट होगा तभी तो दूसरी साइड दिखाई देगी। जब दूसरी साइड दिखाई दे ही नहीं रही है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ की तरफ क्या होता है, डार्कनेस ज़्यादा है। अब उसके ही समझने के लिए अलग अलग मिशंस भेजे गए हैं। इवन हमारा खुद का जो मून मिशन था, चंद्रयान मिशन, वो भी हम देखते हैं कि वहीं पर भेजा गया था, सदर्न पॉइंट ऑफ द मून, वहीं से हम देखना चाह रहे थे, लेकिन वो क्योंकि 5-6 दिन के लिए ही पहुंचा था वहाँ पर, तो इसी वजह से हम इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट उस पर नहीं कर पाए। अब बात करते हैं चैंग 6 की, तो ये भी है फार साइड। अब फार साइड वही है जिसको अर्थ से देखा नहीं जा सकता, नियर साइड वही है जिसको अर्थ से हम डेली ही देखते हैं। अब ये एक्सप्लोरेशन करने के लिए गया था। अब यहाँ पर पता चलता है हमें कि जो फार साइड है वो काफ़ी ज़्यादा अर्थ से मिलती जुलती है। वहाँ पर हम देखेंगे कि वेल्कनोज वगैरह जो है, ज्वालामुखी जो है वो कम है वहाँ पर। इवन जो वहाँ का पहाड़ी सरफेस है वो भी हम देखेंगे, प्लेटू वगैरह भी वहाँ पर दिखाई हमें देता है। तो ये सारे जो ज्योग्राफी के अंदर हमने अर्थ के स्ट्रक्चर्स को पढ़ा हुआ है, लैंडफॉर्म्स को पढ़ा हुआ है, वो वहाँ पर ज़्यादा दिखाई देते हैं। जो हमारा नियर साइड है वो थोड़ा सा स्मूदन है। उसको समझने के लिए हमें क्या चाहिएगा, क्योंकि वहीं पर रहकर अभी तक हम जो मैन है वो वहाँ पर जाकर वहाँ पर रहकर तो नहीं कर पाए हैं इतने सारे एक्सपेरिमेंट। हालांकि अपोलो जो था, जो कि यूएस की तरफ से मून मिशन भेजा गया था, उस समय पे हमें पता है कि ह्यूमंस की मून लैंडिंग हुई थी, लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्पेस सेंटर के अंदर रहकर रिसर्च नहीं कर पाए। तो इसी वजह से चैंग 6 ने क्या किया है कि यहाँ पर उसी साइड से मून की तरफ से मिट्टी को, या फिर जो रॉक्स हैं, पत्थर हैं, उनको वो 300 kg का या लगभग कैनिस्टर था जो इनर मून ऑटोनॉमियस रीजन से लेकर आया गया और वो धरती पर आ चुका है। उसी की स्टडी अब क्या की जाएगी, अर्थ के ऊपर की जाएगी कि इसमें क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या क्या हमें अर्थ जो मून है उसके ऊपर और दिखाई दे सकता है। तो ये सब हो रहा है चैंग 6 से। अब चैंग 6 है तो मतलब पहले भी 5 चैंग जो है वो ऑलरेडी मिशन हो चुके हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। चैंग का मतलब ये होता है यहाँ पर कि जो एक मिथोलॉजिकल मून गॉडेसेस हैं, ठीक है, तो जो मून की देवी हैं चाइना के अंदर, उनके नाम पे चैंग है। और ये मून का मतलब ये नहीं है कि फार साइड पे ही 6 के 6 मिशन हुए, नहीं, ये छठा मिशन है जो फार साइड के लिए किया गया था। उससे पहले सिर्फ मून के मिशन चल रहे थे, ठीक है। आई होप अच्छे से आप लोग इसको समझ पाए होंगे। अब फिर से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ बढ़ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखें तो जीएस पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 3 के लिए इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हम देखेंगे, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि कैसे तिब्बत के प्लेटो के ऊपर हमारी खुद की एक ऐसे ह्यूमंस की स्पीशीज़ होती थी जिसके हमें क्या मिले हैं, फॉसिल्स मिले। अब उनको ढूंढा गया है, उनको कैसे यहाँ पर जो उनका डीएनए है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो जाता है। जीएस 1 में देखें तो हमें पढ़नी होती है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर वैसे तो मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री ही यहाँ पर ज़्यादा आती है, एंशिएंट उतनी आती ही नहीं है, लेकिन खैर फिर भी प्रीलिम्स में तो आती है ना, तो हम प्रीलिम्स के नज़रिए से इसको ज़्यादा पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं। कह रहे एक्सटेंट ह्यूमन ऑक्यूपाइड द तिब्बतन प्लेटू 1,60,000 ईयर्स अगो। लगभग 1.5 लाख साल पहले एक ऐसे ह्यूमंस थे जो आज के समय पे नहीं होते हैं, वो किसी समय पे तिब्बत के प्लेटू पे रहते थे। अब आप कहेंगे कि ठीक है, ह्यूमंस तो मरते ही रहते हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है, एक्सटिंक्ट वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया, विलुप्त कैसे हो गए, हम लोग तो जिंदा है ना। देखिए, विलुप्त इस वजह से किया गया है क्योंकि ह्यूमंस जो होते थे उनके भी अलग अलग स्पीशीज़ होती थी। अब हम इंसानों की आखिरी ऐसी स्पीशी है, ऐसी प्रजाति है जो बची हुई है। लेकिन हाँ, जो अदर एनिमल्स है, जैसे कि आप एशियन लाइन को देखेंगे, आप अफ्रीकन लाइन को देखेंगे, दोनों ही शेर हैं लेकिन ये स्पीशीज़ में अलग अलग है। ऐसे ही आप डॉग्स की बहुत सारी स्पीशीज़ देख सकते हैं, हमारे सामने ही होता है, कोई लेब्राडोर होता है, कोई जर्मन शेफर्ड होता है, कोई अलग अलग प्रकार के हमें स्पीशीज़ दिखाई देती हैं।
लेकिन ह्यूमंस जो आज पूरी धरती पे बचे हुए हैं वो केवल और केवल होमोसेपियन प्रजाति के बचे हुए हैं। अब चलिए खैर इस पे और थोड़ा सा देखेंगे। फिलहाल क्या है, बोन रिमेन्स हमें मिलता है तिब्बतन जो है, तिब्बत जो प्लेटू है वहाँ की एक गुफा से, केव से, जो कि लगभग 3280 मीटर यहाँ पर अबव है सी लेवल से, और वो इंडिकेट करती है कि ये ग्रुप था ह्यूमंस का जो एंशिएंट समय पे यहाँ पर रहता था। अब ये एक स्टडी पब्लिश हुई है जो कि जर्नल नाम के, यहाँ पर नेचर जो जर्नल है उसके अंदर स्टडी इसको पब्लिश किया गया है। इनका नाम जो था वो था डेनिसोवंस। डेनिसोवंस एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज है एंशिएंट ह्यूमंस की, जो कि उसी समय पे रहते थे जहाँ पर नियंदरथाल भी रहते थे और होमोसेपियंस भी रहते थे। तो हमारे ये बोल सकते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी होते हैं, वर्तमान कालीन होते हैं, वो ये लोग थे, लेकिन अब ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। कई सारे ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो पुरातत्व विभागी होते हैं। तो पुरातत्व विभागी आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने हैंडफुल डेनिसोवंस रिमेन्स को यहाँ से डिस्कवर किया है और इनके बारे में जान रहे हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह की बात करूँ तो देखिए, ये हंटर गैदरर वाले जीवन जीते थे क्योंकि उस समय पे वो भी थे। ये जो इंटरब्रीडिंग करते थे होमोसेपियंस के साथ में भी और नियंदरथाल के साथ में भी। हो सकता है कि ये एक कारण हो कि इसकी वजह से इनके जीन्स जो है वो धीरे धीरे खत्म होते चले गए। इसके अलावा और भी इनके ख़त्म होने के, एक्सटिंक्ट होने के काफ़ी कारण हो सकते हैं। फिलहाल के लिए बात यही है कि देखिए, ये लोग जो है इनके जो रिमेन्स मिले वो मिले हैं भैशिया कास्ट केव से, जो कि एक ब्रोकन एंड न्यूमेरियस फ्रेगमेंट हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं। रिसर्च टीम अभी भी इनके बारे में और जानने की कोशिश कर रही है। इनके पास से ब्लू शिप के जो बोन्स हैं वो भी मिले हैं। कुछ जो स्मॉल मैमल्स होते थे जैसे कि मारमोथ्स या कुछ बर्ड्स होते थे, उनके बोन्स के फ्रेगमेंट भी मिले। यानी कि ये लोग क्या करते थे, काफ़ी सारे जो वैरायटी थी इनके खाने के अंदर में, मीट के अंदर में, जानवरों को जो खाते थे, हंटर थे, शिकारी थे, तो उस लिहाज से काफ़ी सारी हमें दिखाई देती है। डिटेल एनालिसिस अभी भी इनके ऊपर चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा अभी इसको ऐसे टॉपिक को ख़त्म नहीं करना चाहिए। मुझे आप लोगों को कुछ सिखाना है, कुछ समझाना है। तो समझाने के लिए हम पहले तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढ़ेंगे कि ये अर्थ की हिस्ट्री क्या रही है, फिर हमारी एज अ ह्यूमन हमारी हिस्ट्री क्या रही है वो हम समझेंगे। सबसे पहले ये मास एक्सटेंशन है, कैसे कैसे अर्थ के ऊपर कब कब एक मास एक्सटेंशन आया है जहाँ पर 85% तक जो स्पीशीज़ थी एनिमल्स की सबकी वो ख़त्म हो चुकी है और उसके बाद भी ये पीरियड चल रहा है। अब हम शुरुआत से देखेंगे। 0 मिलियन ईयर अगो हम देखते हैं राइज ऑफ ह्यूमंस होता है, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है नहीं एक्चुअली में, कि हम लगभग 1.8 मिलियन यानी कि 18 लाख साल पहले, उससे और ऊपर जाएंगे तो हम राइज ऑफ ह्यूमंस को देख पाएंगे, जिसके अंदर हमारा जो पूरी की पूरी हिस्ट्री है वो 60 से 70 हज़ार साल पुरानी ही है बस। उससे पहले हमारे जो एंसेस्टर होते थे वो ह्यूमंस कैटेगरी के अंदर नहीं आते थे। तो हमारी हिस्ट्री कोई बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है ह्यूमंस की, वो हम आगे देखेंगे। अर्थ की हिस्ट्री देखें तो अर्थ जो है वो अलग अलग इयोन्स के अंदर, एरा के अंदर, पीरिया के अंदर, एपोक के अंदर बटी हुई है। और अर्थ की हिस्ट्री शुरुआत होती है 13.4 मिलियन ईयर्स अगो, बल्कि बिलियन हम अगर बात करें तो 13.4 बिलियन ईयर्स अगो। तो इतनी पुरानी हमारी अर्थ यहाँ पर हमें दिखाई देती है, 134 करोड़ साल पुरानी, और उस पे हम ह्यूमंस की हिस्ट्री जो है वो केवल और केवल 60,000 साल पुरानी है। इसी में हम देखते हैं कि एक समय आया था लगभग 50 मिलियन ईयर अगो पहले। उस समय पे क्या था कि यहाँ पर जो मैमल्स हैं वो शुरुआत होती है उनकी, जिसको टर्शरी पीरियड बोला जाता है। मैमल्स कौन होते हैं? जो अपने बच्चे को एज अ अंडे के रूप में जन्म नहीं देते, एग के रूप में जन्म नहीं देते हैं, बल्कि उनका जो बच्चा होता है वो डायरेक्टली एज अ जैसे वह वैसे ही वो पैदा होता है ह्यूमंस का। या फिर जैसे आप यहाँ पर जो ये देख सकते हैं, वेल्स वगैरह देख सकते हैं, ये सब यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं। उससे पहले का एक समय था जिसको क्रेटेशियस बोला जाता था, जिसमें पहले प्राइमेट्स को हम देख पाते हैं कि यहाँ पर बंदर या जो प्राइमेट्स थे वो सबसे पहले दिखाई देते हैं। जुरासिक पीरियड था जो कि 200 से 150 मिलियन साल पहले का था। उसमें पहली बार बर्ड यहाँ पर धरती के ऊपर आता है और एज ऑफ डायनासोर उनको बोला जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जो डायनासोर हैं उनका एक्सटिंक्शन हो जाता है। रीज़न की एक मेटियोर ऐसा माना जाता है कि धरती से आकर टकरा गया था, जिसकी वजह से जो डायनासोर थे वो ख़त्म हो गए। उससे पहले ट्राइसिक पीरियड था जिसमें एज ऑफ रेप्टाइल बोला जाता था कि यहाँ पर क्या आने लगे, छोटे छोटे रेप्टाइल जो होते हैं, स्नेक वगैरह, छिपकली वगैरह, ये सब आई। फिर हम 300 मिलियन साल पहले देखें तो पर्मियन टाइम आता है जहाँ पर फर्स्ट रेप्टाइल ने जन्म ही लिया था। उससे पहले ऐसे ही, और अगर हम समय के साथ नीचे जाते जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 4540 मिलियन साल पहले या फिर फॉर्मेशन जो है वो हमें अर्थ की होती हुई दिखाई देती है।
4000 मिलियन ईयर अगो अर्थ जो है वो थोड़ा थोड़ा कूल होती है और सबसे पहले हम बैक्टीरिया, एल्गी, जेलीफिश वगैरह को देखते हैं। और इसी तरीके से हिस्ट्री जो है वो इतने लंबे समय से अर्थ पे चल रही है और ह्यूमंस की हिस्ट्री बहुत ही छोटी है। अब इन्हीं ह्यूमंस की अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो अगर हम देखें तो सबसे पहले रिसेंटली ह्यूमंस में सबसे जो अभी के अंदर हमारी स्पीशी है वो होमोसेपियन स्पीशी है, जिनके ब्रेन साइज से हमें काफ़ी पता चल जाता है कि हमारा ब्रेन थोड़ा छोटा हो गया, 1400 सीसी का हो गया है। फिर इसी समय पे एक होमो नियंदरथाल भी हमारे साथ रहते थे जो आज के समय पे विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। वो हम देखते हैं कि लगभग 0.3 बिलियन से 0.6 मिलियन ईयर अगो के पहले वो रहते थे। तो होमोसेपियन जो है वो बिल्कुल कम है, यानी हमने इनको देखा तो है लेकिन होमो नियंदरथाल थे वो हमसे पहले के थे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो देख पाएंगे कि यहाँ पर अलग अलग और भी हमारी स्पीसीज रह चुकी है। होमो हैबिलिस जो था वो भी यहाँ पर रह चुका है ब्रेन साइज वगैरह से। फिर हम देखते हैं ऑस्ट्रेलियोपिथिकस अफ्रीकन्स को, एथिपिसियंस को, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस अफ्रीकन्स को। और ये है इवोल्यूशन स्टोरी के साथ में कि कैसे सबसे पहले यहाँ पर जो है सहेलरोथोरपस आए होंगे, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथिसिस आए होंगे लगभग 3 से 3 मिलियन ईयर अगो। लगभग 30 साल पहले कुछ ह्यूमंस जो थे वो इस तरीके से दिखाई देते थे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर होमो हैबिलिस आता है जो कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पर क्या करता है, ये लोग बोल नहीं पाते थे। अब इरेक्टस जब आएगा तो वो क्या कर पाएगा, इस समय के बाद में पहली बार थोड़ा सा बोलना शुरू करेगा, अलग अलग वेरिएशन जो है वो आवाज़ के आने शुरू होंगी। उसके बाद हम देखते हैं होमो एंसेस्टर आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्लोरोसिस दिखाई देते हैं, नियंदरथाल। और आज के समय पे प्रेजेंट जो अभी चल रहा है वो हमें होमोसेपियंस दिखाई देता है। तो देखिए कितनी छोटी सी हिस्ट्री, और आज हमने क्लाइमेट चेंज को इतना बड़ा बदलाव इस छोटी सी हिस्ट्री में अर्थ के ऊपर लेकर हम आ गए हैं। तो आई होप आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से इस चीज़ को समझ पाए होंगे और ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होकर, ज़्यादा बेहतरी के साथ में अपना जो एनवायरनमेंट है उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे। और जो आपसे यूपीएससी चाहता है कि आपको इन्फॉर्मेशन हो, आपका दिमाग जो हो वो ज़्यादा खुला हुआ होना चाहिए, आपकी सोचने की क्षमता ज़्यादा बेहतर हो एज़ कम्पेयर टू द अदर एस्पिरेंट, वो भी आप कर पाएंगे। ज़रा इस पर सोचिएगा ज़रूर एक बार बैठ के कि जो ह्यूमंस इतने सेंट्रिक हो जाते हैं कि हम ही लोग जो हैं वो अर्थ के सब कुछ है और उनकी हिस्ट्री बहुत छोटी है, हमसे पहले स्नेक आ चुके हैं, रेप्टाइल आ चुके हैं। तो ज़रा सोचिएगा इस बात के ऊपर। खैर नेक्स्ट आर्टिकल, और आज का शायद ये लास्ट आर्टिकल है, जो कि ये AI कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ द एलिफेंट। आर्टिकल लिखा गया है डी बाला सुब्रमण्यम के द्वारा। और ये साइंस की बात में ही बात करें क्योंकि मॉलिक्यूलर मॉडलिंग की बात यहाँ पर की जा रही है, कैसे एलिफेंट जो है उसको AI की तरफ से हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, उनका सेव कर सकते हैं, रेस्क्यू कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। एलिफेंट्स की जो पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर फ़िलहाल में वो 25,000 से 30,000 के बीच में है। और इसको जो कैटेगरिया दिया गया है वो दिया गया है इंडेंजर्ड का, यानी कि ये इसका स्टेटस है। कौन देता है, हम देखेंगे जो ये इंडेंजर्ड वगैरह ये सब जो स्टेटस दिए जाते हैं ये दिए जाते हैं IUCN के द्वारा। तो इंटरनेशनल यूनियन जो है कंजर्वेशन ऑफ नेशन के लिए, वो हमें बताती है 6 तरीके की लिस्ट बांटती है, उसके द्वारा हम देखते हैं। फिर हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इंडिया का 1972 के अंदर जो आता है, उसमें भी हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बातें की गई हैं कि इनको, क्योंकि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है तो इनको शेड्यूल 1 या फिर शेड्यूल 2 के अंदर रखा जाएगा। तो क्योंकि ये बिल्कुल ही इनका आप जो है हंटिंग नहीं कर सकते हो, उसे लिहाज से रखे जाते हैं। इनकी रेंज की बात करें तो देखिए लगभग 3.5% जो है वो एक्चुअली के अंदर रह गए हैं, जितने ये पहले होते थे। पहले ये हिमालय के फुट हिल्स में, नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में, हिली फॉरेस्ट जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट था वहाँ पर पाए जाते थे। लेकिन आज ये जितना पहले पाए जाते थे उसके केवल 3.5% के भाग में ही पाए जाते हैं। तो ये चिंता का विषय, कंसर्न का विषय हो जाता है, क्योंकि इनकी जो हैबिटेट है जहाँ पर ये रहते थे वो टुकड़ों में बट रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। छोटे छोटे जो एरियाज़ है उनको हम अपने डेवलपमेंट के लिए, रोड बनाने के लिए, ट्रेन बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी वजह से इनकी पॉपुलेशन तो घट ही रही है, इनका रहने का जो घर था वो भी कम हो रहा है। तो ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनकी जो ब्रीडिंग चॉइसेस है उनको रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं। अब मोस्टली हम देखते हैं कि एलिफेंट जो होते हैं उनके बहुत ज़्यादा ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब क्योंकि फ्रीक्वेंट मूवमेंट होती है इनके जो जोन्स है उनके अंदर, रोड्स एंड रेलवेज़ की, तो ये उनके कंटेक्ट में आते हैं और इनकी डेथ होती है। इसी के लिए एक जो सुविधा है वो बताई गई है कि AI के साथ में कैसे जो इंजन ड्राइवर है वो एक तो अपनी रिड्यूस कर सकते हैं स्पीड जब भी वो किसी फॉरेस्ट या फिर किसी एलिफेंट
हैबिटेट के अंदर चलेंगे, सो दैट अगर टक्कर हो भी जाए तो ऐसा ना हो कि एलिफेंट की जान जाए। दूसरा यहाँ पर क्या किया जा सकता है कि एलिफेंट्स के लिए भी, अब तो ड्राइवर ने और ट्रेन ने कर लिया यहाँ पर काम, दूसरा एलिफेंट्स के लिए ये हो सकता है कि उनके लिए सिग्नल्स लगाए जाए। अब ये एक स्टडी की गई थी कि जहाँ पर 18 ऐसी जगह थी वहाँ पर ऐसे सिग्नल और जो हॉर्न था वो बजाया गया था। तो ये क्या करते थे, 18 सेकंड पहले ट्रेन के आने से ही उसको ट्रैक को खाली कर देते थे। तो इससे भी क्योंकि एक्सीडेंट काफ़ी कम होगा तो ये कम किया जाना चाहिए कि इससे क्या होगा, जियोफोनिक सेंसर्स निकलेंगे जो कि यहाँ पर केवल और केवल जो एलिफेंट्स है वो सुन पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे और वहाँ से अपने आप को हटा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स होते हैं उनको अच्छे से सॉल्यूशंस की तरह लगाना चाहिए ताकि वहाँ पर माइग्रेशन वगैरह ना हो, मिनिमम ह्यूमन कांटेक्ट होना चाहिए। ऐसे एग्जांपल भी है हमारे पास, जैसे कि मोतीचूर चिल्ला कॉरिडोर है उत्तराखंड के अंदर, या फिर हम देखते हैं कि ये कहाँ पर है, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, उसके बीच का जो उनको बनाया गया है कि यहाँ पर जो एलिफेंट्स है वो फ्रीली घूमेंगे, आएंगे जाएंगे, उनको ब्रीडिंग करने के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए, इस तरीके से घूमना जो है वो पसंद होता है, उनका नेचुरल बिहेवियर यही है। तो वो सब यहाँ पर किया जा सकता है। फिलहाल यहीं पे आज का हमारा न्यूज़पेपर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे भी हौसला मिलेगा, मैं और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। फिलहाल के लिए मिलती हूँ, कल फिर से मिलेंगे, तो तब तक के लिए तैयार रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।